तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है इस ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का पेपर समाप्त हो चुका है। तो हम जानेंगे कैसे पेपर था और किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। यह मोटिवेशन वाला कोड निश्चित तौर से आपको आपकी सफलता की ओर लेके जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से पेपर आया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आज 4 अप्रैल को विज्ञान का कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, विज्ञान का पेपर समाप्त होने के बाद किस प्रकार से पेपर आया था और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और दोस्तों सभी का सोल्यूशन क्या होने वाला है, सभी के आंसर क्या हो सकते हैं, सभी को सॉल्व किया जाएगा, इस वीडियो में जाना जाएगा। और दोस्तों आपके कितने नंबर आ सकते हैं यह भी देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यदि आप एग्जाम दे के आए हैं या फिर आप आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है, आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल सके कैसे पेपर पूछा जाता है। दोस्तों पूरा सोल्यूशन देखेंगे, पूरा हल देखेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ेंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हुए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2022 में विज्ञान का पेपर था जिसमें कि 70 नंबर का पूर्णांक रखा गया था। आपको पता है 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का आप 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला था। यहाँ पे दोस्तों एक खंड 3 खंडों में विभाजित था पेपर। आपको पता है 3 खंडों में विभाजित रहता है। खंड क में दोस्तों यहाँ पे खंड क और ख और ग में, खंड क में आपका फिजिक्स था, खंड ख में केमिस्ट्री और खंड ग में बायोलॉजी था। जबकि यहाँ पे प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी था जिसमें कि 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से एक सही करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स का यदि हम पार्ट 1 देखते हैं खंड का, इसमें पूछा गया था दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको पता है कि यदि यहाँ पे अवतल दर्पण रहता है और इसके फोकस पे जब हम वस्तु को रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह अनंत पर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनंत पर, क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। निम्नलिखित में से दिए गए माध्यम में से किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा ये हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। यहाँ पे दोस्तों अगला है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो था बहुविकल्पी का, वह दोस्तों पूछा गया था वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। शक्ति का मात्रक आपको पता है वाट होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में भी पार्ट दिया गया है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा था कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको पता है वाहनों में जो है पार्श्व साइड जो मिरर होता है वह कैसा रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। क्यों? क्योंकि यह बड़े से बड़े प्रतिबिंब को कैसा बनाता है, छोटा बनाता है, छोटा और आभासी बनाने का, सीधा बनाने का काम करता है। तो इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे कारण लिख सकते हैं, 2-3 कारण जो भी यहाँ पे आपको लगेगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 23 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे फोकस दूरी एफ का मान दिया था, यहाँ पे 30 दिया था। अब जबकि यू का मान हमको निकालना था, वी का मान दे दिया था 20। तो यहाँ पे दर्पण लेंस का सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाना था। यहाँ पे आपको पता है फोकस दूरी यहाँ पे माइनस में होगी, क्योंकि यहाँ पे यदि उत्तल लेंस रहता है तो उत्तल लेंस में हम जो है यहाँ पे फोकस दूरी इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस में फोकस दूरी रखेंगे। लेकिन दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है आपको पता है कि बाईं ओर बनता है, इसलिए यहाँ पे यह प्रतिबिंब माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हमको यू याद करनी है। यह वस्तु की दूरी याद करने के लिए हम यहाँ पे इसको पक्षांतर जब करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और इसको इस सॉल्व करने पर हमारे पास दोस्तों आ जाएगा -1/60 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगभग यू की दूरी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो वस्तु रखा जाएगा वह अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 60 हो जाएगा। यदि आपने लगाया है 60 आया है तो आपका सही है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ तौर पर दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसके निवारण में कैसे होता है। तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता है। यदि आपने इतना किया है तो आपको निश्चित तौर से यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। आगे दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति का किरण आरेख बनाइए। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु का प्रतिबिंब हम बनता है तो जब हम अनंत पे रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, लेकिन जैसे ही हम वक्रता केंद्र से
और फोकस दूरी के बीच में हम वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनने लगता है, वस्तु से बड़ा बनता है और यहाँ पे केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और दोस्तों यदि हम फोकस पे रख देते हैं तो अनंत पे बनने लगता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि यदि हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा तथा बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप किरण आरेख द्वारा दर्शा सकते थे। यदि आपने दर्शाया तो आपका सही है। अगला है दोस्तों, इसमें अथवा था, या तो वो करना था या तो ये करना था। एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। तो दोस्तों इसमें भी आपको वही चीज़ है, लेंस वाला है। यदि आप किरण आरेख वाला पढ़े हैं तो आप निश्चित तौर से इसको कर सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया था। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम दिया था। तो यहाँ पे आपको यही सूत्र लगाना था, यहाँ रो यल अपान ए वाला से लगाना था। R1 बराबर R2 बराबर हमको ज्ञात करना था रो L2 अपान A2। तो यहाँ पे यदि हम इसका अनुपात निकालते तो R1 यहाँ पे 10 दिया था और R2 का मान पूछा था और यहाँ पे L1 का मान दिया था यल, जबकि ए दिया था नीचे यल अपान 3 कर दिया था, जबकि यहाँ पे ए का कर दिया था 3 ए कर दिया था। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका लगभग ये जो आता, यहाँ से यल कट जाता और यहाँ पे ए से ए कट जाता। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए था वह 10/3 ओम 10/9 ओम आना चाहिए था। यदि आपका इतना आया है तो निश्चित तौर से आपका सही हो जाएगा। आगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है संयोजन के समतुल्य। यहाँ पे दोस्तों सूत्र सिद्ध करना था। तो आपको पता है कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है V बराबर होता है V1 प्लस V2 होता है। जब यहाँ पे V बराबर IR रखेंगे तो IR1 बराबर, यहाँ पे IR बराबर हो जाएगा IR1 धन IR2 हो जाएगा। I से I कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यह इसका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करना था, करके बताना था कि इसका सूत्र का निगमन किस प्रकार से किया जाता है। तो यदि आपने किया है तो निश्चित तौर से आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था और यह निश्चित तौर से हर साल पूछा जाता है, वैद्युत जनित्र और मोटर से संबंधित। तो इस बार जनित्र पूछा है, जनरेटर पूछा था। तो जनरेटर का आपको नामांकित चित्र बनाना था। तो दोस्तों आपको सिद्धांत लिखना था, कार्यविधि लिखना था और जो है इसका सचित्र वर्णन करना था। तो यदि आपने सचित्र वर्णन किया होगा तो आपका 7 में से 6 नंबर निश्चित तौर से यहाँ पे पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आसान थे। फिजिक्स में लगभग 27 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए थे। यदि आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस में 27 में से 20 भी किए हैं तो भी यहाँ पे आपको मैं अभी कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ आपके कितने नंबर आ सकते हैं। 27 नंबर का यहाँ पे था, निश्चित तौर से 25 प्लस किया जा सकता था। यदि आपने 20 ही किया, 20 ही मान लेते हैं तो फिर आगे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन था। प्रोपेनल है तो प्रोपेनल यहाँ पे आपको पता है जो है C3H6OH हो जाएगा, O हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इसका बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा C और C बनेगा और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, 3 H हो गया, 4 1 5 H हो गया और इसके बाद यहाँ पे आप OH बनाएंगे तब यहाँ पे अल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ हो सकता है। तो आप निश्चित तौर से यदि आपने किया है तो आपका यहाँ पे सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धातु है तो धातु के लिए यहाँ पे लिथियम सही हो जाएगा। लिथियम क्या है? एक धातु है, जबकि यहाँ पे बोरान यहाँ पे उपधातु की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिथियम सही ऑप्शन था, लिथियम पे सही लगाना था। और दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है इसका विधि लिखना था, मेथड लिखना था। बेकिंग सोडा आपको पता है Na2CO3 × 2H2O होता है। तो इसको कैसे बनाने की विधि है इसके बारे में लिखना था। यदि आपने लिखा होगा तो निश्चित तौर से आपका नंबर है। पीएच मान से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों पीएच के बारे में बताना था। और दोस्तों यहाँ पे शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण क्या होता है तो यहाँ पे आपको बताना था। आपको पता है कि शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान क्वेश्चन थे। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम में क्या होता है कि आधुनिक आवर्त नियम में जो है आपको पता है कि यहाँ पे 7 आवर्त है जबकि 18 वर्ग है। और दोस्तों यहाँ पे जो आवर्त, यहाँ पे जो परमाणुओं को रखा गया है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस आवर्त की विशेषता क्या थी कि जो है बाएं से दाएं जाने पर धातु से अधातु और उपधातु आता है, मतलब धात्विक प्रकृति घटती है और अधात्विक प्रकृति बढ़ती है। ये भी लिख सकते हैं आप, या भी ये भी लिख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या किधर से किधर जाने पर कम होती है, या फिर संयोजकता भी लिख सकते थे। तो इस प्रकार से जो है कई सारी विशेषताएं हो जाती हैं।
तो आप लिख सकते थे, या फिर ये भी लिख सकते थे कि इनमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। तो इस प्रकार से आप जो है कुछ भी यहाँ पे विशेषता लिख सकते थे, आपके 2 नंबर मिल जाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो संतृप्त का मतलब होता है कि जिसमें से कार्बन जो है एकल बंध द्वारा संयुक्त होता है वह संतृप्त होता है, जबकि यदि डबल बंध या ट्रिपल बंध द्वारा संयुक्त होता है तो वह असंतृप्त होता है। तो यह भी निश्चित तौर से आपने किया होगा। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? खनिज के बारे में यह है कि दोस्तों कुछ भी यदि जमीन से निकाला जाता है तो खनिज कहलाता है, लेकिन खनिज का प्रयोग यदि किसी धातु चीज़ों के निर्माण में किया जाता है तो वह अयस्क कहलाता है। तो इसके बारे में भी जो है आपको यदि अंतर लिखे होंगे यदि आपने तो 2 नंबर मिल जाएगा। आगे दोस्तों कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना, जबकि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध में क्या होता है कि मतलब बराबर की साझेदारी होती है 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की। यदि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बराबर की हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O होता है, जबकि कार्बन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बराबर की साझेदारी यदि हो रही है तो वहाँ पे कौन सा बंध होगा? वहाँ पे हो जाएगा आपका सहसंयोजक बंध। आगे दोस्तों IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताना था कि यह क्या होता है और कैसे यहाँ पे नामकरण पद्धति की जाती है, इसके बारे में लिखना था। यदि आपने विस्तार से लिखा होगा तो आपको यहाँ पे निश्चित तौर से 3 अंक मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे खंड गया है, ये बायोलॉजी से है। यहाँ पे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है मनुष्य में 46 होते हैं, जबकि ये जो है मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है। यहाँ पे 23 का जोड़ा लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा में दोस्तों यहाँ पे शुक्रवाहिका नहीं होती, शुक्रवाहिका जो है पुरुष में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लगा सकते थे। आगे है दोस्तों पौधों में जाइलम का कार्य क्या करता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। तो यदि आपने ये सब लगाए हैं तो आपको निश्चित तौर से यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। यदि यहाँ पे केमिस्ट्री जो पूछा गया था दोस्तों, केमिस्ट्री लगभग आपका 20 नंबर का पूछा गया था। तो यदि आप यहाँ से 15 नंबर भी पा जाते हैं तब भी आपका 35 नंबर यहाँ पे हो जाता है। 35 नंबर तो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिलाकर ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बायोलॉजी में यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। अगला है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका? लार में आपको पता है टाइलिन होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। पौधों में वातरंध्रों का उपयोगिता का लिखना था। तो आपको पता है वातरंध्र जो होता है इसकी सहायता से ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है, वातरंध्रों से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जाता है पौधों में। तो ये महत्वपूर्ण रोल होता है, जबकि वाष्पीकरण में भी इन वातरंध्रों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उपयोगिता में। आगे दोस्तों समजात तथा समरूप अंगों का बताना था। तो समरूप मतलब जो समान दिखाई दे जो अंग, समजात का मतलब जो जात में समान हो वह समजात हो जाता है, जबकि समरूप में जो केवल दिखाई दे समान रूप से वह समरूप हो जाता है। तो इसमें आपको उदाहरण देकर समझाना था कौन सा ऐसा जीव है जिसमें समरूपता दिखाई जाती है तथा समजात दिखे जाते हैं। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है जाइलम के द्वारा होता है। तो जाइलम के बारे में यहाँ पे बताना था। और यहाँ पे हृदय क्या है? हृदय आपको पता है हृदय एक प्रकार के पंप का कार्य करता है। संक्षेप में इसको बताना था कि यह पंप के रूप में कार्य करता है अथवा नहीं करता है। तो आपको विस्तार से जो है जो भी हृदय का चित्र था उसको बना देना था और इसको लिख देना था। तो निश्चित तौर से यदि आपने किया होगा तो आपका नंबर मिलेगा। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों को कौन होती हैं? तो आपको यहाँ पे परिवार नियोजन के बारे में बताया था कि परिवार नियोजन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो परिवार नियोजन का मतलब यह हो गया कि आप जो है जनसंख्या नियंत्रण एक तरीके से कह सकते हैं। आप कैसे करेंगे? आगे है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन था ये बायोलॉजी का। यहाँ पे था जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए या फिर मानव पाचन तंत्र की नामांकन चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। क्वेश्चन आसान थे, यदि आपने किया होगा, यदि आपने जो है पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से आप यहाँ पे कर सकते थे। यदि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी आपके जो है लगभग 20 नंबर किए जा सकते थे। तो यहाँ पे लगभग यदि कोई कॉमन स्टूडेंट्स होगा जिसने पढ़ा होगा तो 50 से 55 नंबर निश्चित तौर से यहाँ पे विज्ञान में लाने वाला है। यदि कोई अच्छा राइटिंग जिसका अच्छा होगा या फिर जिसने और बढ़िया से लिखा होगा तो यहाँ पे 55 से प्लस भी आ सकता है। और जिनका यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा कमज़ोर होगा वह 45 से 50 के बीच में उनका नंबर रहने वाला है। तो यह 70 में से इतना हो सकता है। 30 नंबर जो आपको स्कूल से मिलेगा उसको जोड़ देंगे तो आपके लगभग जो है 75 से 80 नंबर फिर जो है विज्ञान में बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे नंबर आने वाले हैं। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।